नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, पॉलिटिकल के क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के क्वेश्चनों की, आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान है, इसमें कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। यानी जब भारतीय संविधान यानी पारित हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी संविधान पारित 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारत का संविधान पारित हुआ था, तो इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और बात करें तो इसके अंदर 22 भाग भी थे। जब पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 25 भाग 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय के अंदर भारतीय जो संविधान है, इसमें गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां और 25 भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में जो भारतीय संविधान है, इसमें धाराओं की कुल कितनी संख्या है? तो राइट आंसर होगा बी, 395। यानी वर्तमान भारतीय जो संविधान है, इसमें धाराओं की कुल संख्या 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया या भारत है ये राज्यों का संघ होगा? तो राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 1। यानी अनुच्छेद में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, इसमें कहा गया है कि भारतीय है या भारत है ये राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, इसमें भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, राज्यों का संघ। यानी भारत के संविधान 1 में भारत को राज्यों का संघ कह के संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में कहा गया है
नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये दिया गया है अनुच्छेद 505 से 11। और बात करें भाग, तो अनुच्छेद 5 से 11 ये भाग 2 में वर्णित है। अनुच्छेद 5 से 11 है ये भाग 2 में वर्णित है और भाग 2 में नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। और भारत में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात करें कि नागरिकता संबंधी प्रावधान कब पारित किया गया, तो दोस्तों जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये 1955 यानी 1955 में भारत के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? निम्न में से किस अनुच्छेदों के द्वारा जो भारतीय संविधान है ये नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों बात करें मूल यानी मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए हैं, जिसे सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, यानी सरकार पे इसकी कोई कार्यवाही नहीं, यानी जो ये खुद जो नागरिक है इनके मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार होते हैं, इस पे सरकार द्वारा कोई सीमित नहीं किए जाते। इनकी सुरक्षा का प्रहरी की बात करें कि जो मूल अधिकार है इनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका सुरक्षा का प्रहरी होता है। जो मूल अधिकार है इसकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों जो नागरिक यानी नौकरियों तथा शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं इनमें समाज के जो कमजोर वर्ग है इन्हें आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद है ये अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16 यानी अनुच्छेद 60 है। ये भारत के अंदर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इन्हें आरक्षण उपलब्ध करवाने, नौकरियां तथा शैक्षणिक जो संस्थान हैं इनको नौकरियां दिलवाने के लिए सरकार के द्वारा अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी हर कोई अवसर की बात करें जो नागरिकों को जो अवसर प्रदान किए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी इसके आचरण का जो निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता उन्मूलन का अंत करता है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है एवं उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा पद है या कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 57 यानी अनुच्छेद 57 है। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। और बात करें अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिससे पद धारण किया जाता है
इस संविधान के अंतर्गत वह पुनः पद के लिए चुनाव का पात्र होगा। पुनः चुनाव के लिए पात्र यानी अनुच्छेद 57 के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के अंदर बोलने जो है, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यानी अनुच्छेद 19 है, ये बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट। अनुच्छेद 19 फर्स्ट में भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29। राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। और बात करें अनुच्छेद 29 फर्स्ट की, अनुच्छेद 29 फर्स्ट ये भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति उसे संरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और जो अनुच्छेद 32 यानी यह भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एवं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 36 से 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51 और भाग है 4 अनुच्छेद 36 से 51 ये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो भारतीय संविधान है इसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 49 यानी अनुच्छेद 49 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान है इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ये वर्णित है। और बात करें अनुच्छेद 49 यानी यह संसद द्वारा बनाई गई एक विधि के द्वारा उनके अधीन है। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उनके अधीन है जो कल्याणकारी अवधारणा है। जो कल्याणकारी अवधारणा है यह संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उनके अधीन है और इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का अनुदेश और जो
निर्देश देता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 40। ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का आदेश देता है, यानी अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। जो राज्य है ये ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकार से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। तो ये जो वर्णित है ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51A, यानी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य है इनको जोड़ा गया है। और बात करें तो इसमें संविधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है, इसमें संविधान राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक का कर्तव्य है, ये बात अनुच्छेद 51 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51A। 51A है, इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्यों की, तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, यानी जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और इन्हें अनुच्छेद 51A और भाग 4 में रखा गया। जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें भाग 4 के 51A अनुच्छेद में रखा गया और जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकार के द्वारा करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकार के द्वारा करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 53, यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी और वह स्वयं अपने अधिकारों के द्वारा इसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत का ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है ये चलाया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 यानी 61 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और बात करें अनुच्छेद 61 यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर अगर राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत कोई अतिक्रमण करता है तो इसके विरुद्ध अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर सी, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 जो है, अनुच्छेद 63 ये वर्णित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो मंत्रीगण हैं, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 75।
आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी जो मंत्री है मंत्रियों से संबंधित जो प्रावधान है ये आर्टिकल 75 के अंदर वर्णित है। और जो प्रधानमंत्री है, जो आर्टिकल 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो अन्य मंत्री है अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो ये आर्टिकल 75 में दिया गया है, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो जो संविधान है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 75 है, आर्टिकल 75 है, ये मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम है ये निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो है नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी आर्टिकल 76। जो आर्टिकल 76 है ये भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, और आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। जो अनुच्छेद 76 है इसके अनुसार राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के जो योग्य कोई व्यक्ति है उसे महान्यायवादी नियुक्त करता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान में रखना, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।